हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रियल टॉक्स विद मी। आज हमारे साथ है मयंक, जो ऑन कैंपस प्लेसमेंट में सिलेक्ट हुए एज अ टेक्निकल असिस्टेंट जॉब रोल के लिए। हम बात करेंगे उनकी प्लेसमेंट जर्नी के बारे में, स्ट्रगल स्ट्रेटेजी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कन्वर्सेशन विद मयंक। हेलो मयंक। Hi, hi. Thank you for inviting me in this podcast. ओके, कांग्रेचुलेशन फर्स्ट। Thanks. आपके प्लेसमेंट का कंप्लीट प्रोसेस क्या था, कितने राउंड्स थे एंड एक्सप्लेन एवरी राउंड। Okay. So as me I've been placed in Deloitte USA. तो Deloitte USA का प्रोसेस बहुत सिंपल था। उनके पास 2 राउंड्स ही थे। So actually 3 rounds I can say. First one was the CGPA shortlisting and second was the एप्टीट्यूड टेस्ट। उन्होंने वहाँ पे शायद CGPA और एप्टीट्यूड का स्कोर दोनों कंपेयर किया था। सो अराउंड फ्रॉम हमारे कॉलेज 600 लोग एलिजिबल थे फॉर द एप्टीट्यूड टेस्ट और उसमें के 40 लोग नेक्स्ट राउंड के लिए प्रोसीड हुआ आफ्टर एप्टीट्यूड। सो एप्टीट्यूड में बेसिक क्वेश्चंस थे, ओवर राउंड व्हिच वी कैन से बेसिक एप्टीट्यूड क्वेश्चंस थे, बट थोड़े लेवल थोड़ा ज़्यादा था। लाइक जो कैट एग्जाम और नॉर्मल इंडिया बेस का जो उसके बीच वाला जो लेवल बोल सकते हैं वो वाला लेवल था। नॉट इजी, नॉट वेरी डिफिकल्ट, बट अ मिडल रेंज ऑफ क्वेश्चंस वर आस्क्ड। एंड आल्सो 2 कोडिंग क्वेश्चंस थे व्हिच वन बोथ आरएसटिंग के बेस पे थे, ज़्यादा डीपी वगैरह ये सब पूछे नहीं था उन्होंने और इजी टू सॉल्व थे। बस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला उसमें गेम था कि तुमको लीस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व करना है। सो वेरियस अप्रोचेस थे उसमें, सो आपको सबसे कन्वीनियंट और बेस्ट अप्रोच सूट करना था, यूज़ करना था दोनों क्वेश्चन। सो ये हुआ ओए राउंड का। सेकंड राउंड हमारा टेक्निकल इंटरव्यू था। सेकंड हमारा टेक्निकल इंटरव्यू था जो भी ऑनलाइन ही हुआ था फ्रॉम होम। सो उसमें भी बेसिक जो इंटरव्यू जैसा होता है वो करना था। एंड थर्ड राउंड बस यहाँ पे खत्म हो गया प्रोसेस। टेक्निकल एनालिस्ट रोल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्किल कौन सा होना चाहिए कंपनी के लिए? ओके, सो टेक्निकल एनालिस्ट को हमें रोल्स अभी तक असाइन नहीं हुआ है कंपनी ने। एक जनरलाइज्ड टर्म दिया है एनालिस्ट, टेक्निकल एनालिस्ट करके। सो उसमें कैसा है कि वी कैन गो इन वेरियस डोमेन्स, जैसा कंपनी का रिक्वायरमेंट रहेगा, प्रोजेक्ट्स रहेंगे, वो हिसाब से हमें फिर फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, टेस्टिंग, सैप और जो भी उनके पास प्रोजेक्ट्स है उसके हिसाब से हमें रोल्स देंगे। सो आपका प्रिपरेशन ओवरऑल होना चाहिए, नॉट टू अ स्पेसिफिक थिंग लाइक यू आर जस्ट गोइंग इनटू बैक एंड डेवलपमेंट और फ्रंट एंड डेवलपमेंट, ऐसा सब चीज़ नहीं है। वो ओवरऑल स्किल्स आपके जज करते हैं, आपको सब थोड़ा थोड़ा मतलब अच्छे से पता होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा लाइक अ बेटर आपको सबका ओवरव्यू पता होना चाहिए कि फ्रंट एंड में एक्चुअली क्या होता है, कौन से टूल्स यूज होते हैं, उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन। फिर बैक एंड तो थोड़ा सबका बेस ही है। सो बैक एंड के क्वेश्चंस पूछते हैं जो आपका प्रेफर्ड लैंग्वेज है। सो माइन वाज जावा, तो मुझे जावा में अच्छे से डिग डाउन किया था, ये सब चीज़ें पूछे थे। एंड सेकंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एनी रोल यू गो इज द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन स्टैंड्स आउट टू योर एवरी स्किल। आप अच्छे से जितना कम्युनिकेट कर पाओगे उतना आप अपनी स्किल्स अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे। आपको बहुत आता रहेगा पर आप बात नहीं कर पा रहे सामने, सो वो कुछ काम का नहीं है। सो योर प्रेजेंटेशन, योर कम्युनिकेशन इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट विथ योर टेक्निकल स्किल्स। ओके, आपने डीएसए प्रिपरेशन शुरू से कैसे स्टार्ट किया था, क्या बेस्ट अप्रोच थे? ओके, सो डीएसए मैंने एक्चुअली सेकंड ईयर थर्ड ईयर में स्टार्ट कर दिया था प्रिपेयर करना। सो वो भी मैंने पीयर्स को देख के किया था। मेरे जो फ्रेंड्स थे वो लोग बोलते थे नीट कोई कर रहा है क्या, दोस्त ऐसा सब मेरे को पूछते थे। एंड वी यूज्ड टू टेक चैलेंजेस इन आवर कॉलेज लैब्स कि थोड़ा ये क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन, इसको चलो सॉल्व करते हैं। हम बैठ के थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करते थे क्वेश्चन एंड वी यूज्ड टू ट्राई अप्रोचिंग। सो उसमें मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट जाग गया। सो मैं खुद से भी एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया डीएसए। सो मैंने स्टार्टिंग तो आरएस से किया, वेरी बेसिक। थोड़ा पहले कोड अच्छे से सीख लिया, जावा मेरा लैंग्वेज था बेसिक, तो अच्छे से पहले जावा सीख लिया, पूरा क्लास पूरा हूप्स वगैरह सब डीप डाउन किया फिर जावा पे, थोड़े प्रोजेक्ट्स बनाया जावा पे मैंने। उसके बाद फिर मैंने मेरा डीएसए जर्नी स्टार्ट किया। सो फर्स्ट लैंग्वेज, बिल्डिंग योर लैंग्वेज कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो टेक स्पेसिफिक लैंग्वेज, पाइथन ले लो, सी प्लस प्लस ले लो, जावा ले लो जो आपको पसंद है। एंड फर्स्ट मेक योर लैंग्वेज अ स्ट्रॉन्ग वेपन फ्रॉम विच यू कैन प्ले ऑन इन द डीएसए फील्ड। एंड उसके बाद फिर मैंने एरे स्टार्ट किया, स्ट्रिंग स्टार्ट किया। मैंने नीट कोड 150 करके एक सीरीज है, तो उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो शॉर्ट लिस्ट होते हैं, तो मैंने उसमें से स्टार्ट किया था प्रिपरेशन। और मैंने बहुत कुछ नहीं किया डीएसए में। आई स्टार्टेड विद एरे स्ट्रिंग्स, डायनेमिक प्रोग्रामिंग थोड़ा किया था और फिर इसका ऊपर से देख लिया था। आई डिडंट टेक डाउन these graphs, maps वगैरह, तो थोड़ा ऊपर से किया था। पर एरे स्ट्रिंग्स आई वाज वेरी गुड। आपने डीएसए रिवीजन कैसे किया, क्या स्ट्रेटेजी थी रिवीजन की? ओके,
सो रिवीजन करने के लिए फर्स्ट इम्पोर्टेंट कि जो मैं कोड्स लिखता था लीड कोड पे या फिर नीट कोड पे भी मैं लिखता था, कोड्स दोनों में लिखता था। सो मैं उसको क्या करता था, प्रिंट स्क्रीन करके उसका कोड का मैं एक स्क्रीनशॉट लेके रख देता था। सो आई वाज हैविंग अ फोल्डर इन माय लैपटॉप वेयरइन द क्वेश्चन वाज स्पेसिफाइड, जो क्वेश्चन है उसका नंबर लीड कोड पे एंड व्हिच टॉपिक इट इज, एरे स्ट्रिंग जो भी रहेगा, मैं उसको एक फोल्डर्स करके बनाता था। एंड जब रिवीजन करने का वक्त आता था, सो वी कैन नॉट गो एंड कोड और सी द वीडियो क्विकली। तो हम क्या करते थे, मैं क्या करता था, सिंपली आई यूज्ड टू ओपन द फोल्डर, उसमें जो क्वेश्चन है वो साइड में पढ़ लेता था मैं, एक आइडिया, क्वेश्चन तो पता है क्या है, बस एक अप्रोच देखने के लिए आई यूज्ड टू लाइक फर्स्ट रीड द क्वेश्चन एंड जस्ट रीड द कोड व्हिच आई हैव रिटन। सो उससे मेरा रिवीजन इजीली हो गया। और सेकंड थिंग इज थोड़ा बीच बीच में प्रैक्टिस करना इज आल्सो इम्पोर्टेंट। सो इफ यू आर लर्निंग एरेज, आपका एरेज हो गया, आप स्ट्रिंग्स पे शिफ्ट हो गए, तो अगेन गो बैक थोड़े, अगर स्ट्रिंग्स के दो क्वेश्चन सॉल्व कर दिया दिन के, तो एक एरे का क्वेश्चन सॉल्व करो, उससे कैसा कि यू हैव अ हैंड्स ऑन बोथ द थिंग्स टुगेदर। आपने अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को कैसे इम्प्रूव किया? Okay, so problem solving and brainstorming are two main things that the interviewer sees in an interview. So ये मेरा जो एक previous company में जो interview दिया था IBP, उसमें मुझे ये बहुत काम आया problem solving वाला। So for example मेरे को interview में उन्होंने riddles पूछे थे, मैं बता सकता हूँ अगर आप guess करना चाहो तो। Okay, so इंटरव्यूअर ने बोला कि आपके पास 8 balls है, identical balls है, which you cannot distinguish with your eyes की एक में डिफेक्ट है। So the weight equal, everything is equal, but there is just one ball who weighs less, क्योंकि जो hollow रहेगा या फिर उसमें तो उसका डिफेक्ट है। So बाकी 7 balls से एक बॉल थोड़ा अलग है, but by looking through our eyes we cannot distinguish कि ये बॉल अलग है। Okay, and you are given a weighing balance, और आपको मिनिमम इटरेशंस में ये खत्म करना है, मतलब बताना कि कौन सा बॉल लीस्ट वन है। ओके, सो लाइक आई विल आस्क एवरीवन टू पॉज द वीडियो जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, और इसका आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सो मैं इसका आंसर बताता हूँ, उसका मुझे अप्रोच कैसा लगा है इंटरव्यू को। सो फर्स्ट थिंग वाज कि हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें बॉल्स, 4 बॉल्स ले, उसको वे करें, तो जो लाइट आ जाएगा, जो हैवी वाले उसको बाजू में करते हैं कि सब अच्छे हैं, तो लाइट में से फिर से दो कंपेयर करें, फिर से 2 वाला सेट बचेगा, फिर एक बॉल को कंपेयर करूंगा, जो लाइट आ जाएगा वो मेरा आंसर आ जाएगा। इससे मुझे 3 इटरेशंस लगे, राइट। सो इससे एक बेटर अप्रोच मैंने उनको बताया, लाइक आई टोल्ड हिम दिस अप्रोच आल्सो एंड आई टोल्ड हिम अ बेटर अप्रोच कि व्हाट आई विल डू इज ये 8 बॉल्स को मैं 3 ग्रुप्स में डिवाइड करूंगा, मैं 3 बॉल्स एंड 2 बॉल्स में डिवाइड करूंगा। ओके, 3 एंड 2। फिर मैं क्या करूंगा कि पहले 3 बॉल्स को एक साथ कंपेयर करूंगा वेट बैलेंस में। ठीक, सपोज ये दोनों सेम आ गए वेट पे, मतलब ऑल द 6 बॉल्स आर परफेक्ट, राइट। सो जो डिफेक्टिव बॉल रहेंगे ये 2 में से रहेंगे। तो मैं इसमें क्या करूंगा, सेकंड इटरेशन में ये 2 बॉल्स एक करके कंपेयर करूंगा, और जो राइट आ गया मेरे को 2 इटरेशंस का आंसर मिल गया, फाइन। बट अभी ये 3 बॉल्स में से आ गया कोई तो एक लाइट आ गया, मतलब बाकी 5 बॉल्स तो बराबर है, जो 3 इधर आए और 2 बाजू में रखे वो सही बॉल्स है। जो लाइट आ गया उसमें का 3 बॉल्स में से एक लाइट वेट रहेगा। फिर मैं क्या करूंगा, ये 3 बॉल्स लूंगा और कोई भी एक बॉल लेके मैं कंपेयर करूंगा विंग पर। अगर फिर से ये दोनों सेम आ गया तो थर्ड बॉल जो मेरा रहेगा वो डायरेक्टली डिफेक्टिव रहेगा, और इसमें का जो एक लाइट वेट आ गया वो मेरा डिफेक्टिव बन गया। तो ये 2 इटरेशंस में ये इजी अप्रोच है इसका। सो यहाँ पे थिंक करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्विकली हाउ डू यू थिंक। सो फॉर दैट यू कैन सॉल्व रिडल्स जो आते हैं, मतलब Amazon, Google, इनके सब इंटरव्यूज में इफ यू गो ऑन YouTube एंड सर्च फॉर सच रिडल्स, तो वहाँ पे आपको ऐसी टॉक्स मिलेंगे जहाँ पे ये सब रिडल्स डिस्कस हो रहे हैं, या फिर आपको डॉक्यूमेंट्स भी मिल जाएंगे इफ यू सर्च इट ऑन Google or ChatGPT. So you can prepare, like start to read the questions, write yourself, and then go through the solution. So you'll get an approach to how to think for such problems. ओके, कोर सब्जेक्ट्स में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा होता है इंटरव्यू के लिए? Okay, so core subjects, they basically test your language, programming language which you are going to work on or which you are solid based on. Second is SQL बहुत पूछते हैं इसमें इंटरव्यूज में। So out of all the interviews, सब इंटरव्यूज में मुझे SQL पूछा ही पूछा। Okay, with language SQL is very important, databases is very important. बाकी नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम और ये सब तो कैसा है कि इट इज फॉर द कंपनीज चॉइस, अगर उनका रोल रहेगा बैकएंड वाला या फिर थोड़ा ज्यादा नेटवर्किंग वाला रोल रहेगा तो ही पूछेंगे, पर ये कॉमनली पूछे नहीं जाते इंटरव्यूज में। ओएस आपका नेटवर्किंग वगैरह, क्लाउड वगैरह भी आजकल थोड़ा नहीं पूछ रहे, या फिर पूछ भी सकते हैं। अगर स्पेसिफिक एआई रोल रहेगा, क्लाउड कंप्यूटिंग रोल रहेगा, तो आपको वहाँ पे क्लाउड अच्छे से पूछ सकते हैं। सो बेसिकली आपका बेसिक सब क्लियर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लाइक हम
एसक्यूएल अगर पढ़ रहे हैं, डेटाबेसेस पढ़ रहे हैं, तो हमें सब एडवांस चीजें पता है, लाइक व्हाट आर टेबल्स, ये कैसे रहता है, व्यूज क्या रहते हैं, उसके बाद पेजिंग क्या रहता है, इंडेक्सिंग क्या रहता है, सो वी नो ऑल दिस थिंग्स इन एसक्यूएल। बट एक बंदा इसमें फंस गया था इंटरव्यू में कि उसको कंस्ट्रेंट्स का पता ही नहीं था, वो भूल गया व्हाट आर कंस्ट्रेंट्स। ओके, सो कंस्ट्रेंट्स तो हमको पता है, नॉट नल, प्राइमरी की, फॉरेन की, सो हमें ये सब पता है, पर कभी क्लिक नहीं होता कि कंस्ट्रेंट्स मतलब व्हाट एक्चुअली द इंटरव्यूअर इज आस्किंग। तो वो टर्म पता होना और बेसिक्स पे बहुत ज्यादा वो लोग खींचते हैं। इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस oops फॉर्म्स योर बेसिक्स, सो oops पे भी बहुत अच्छा पकड़ होना चाहिए आपका। और बाकी ओएस और नेटवर्किंग में जो बेसिक्स है आपका, हाउ टू क्रिएट अ न्यू डायरेक्टरी, उसके बाद रिसोर्सेज कैसे मैनेज होते हैं इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो सब अच्छे से पूछते हैं। रिसोर्स एलोकेशन हो गया, उसमें भी एल्गोरिथम्स कभी कभी पूछ सकते हैं एडवांस में, बट इतना एडवांस नहीं जाता इंटरव्यूज, बेसिक बेसिक पे ही पूरा खींच लेते हैं इंटरव्यू आपका। ओके, आपने डीएसए एंड कोर सब्जेक्ट को बैलेंस कैसे किया? ओके, सो कोर सब्जेक्ट्स तो कॉलेज प्रिपरेशंस में ऑलमोस्ट सब अच्छे से कवर हो जाता है। इफ यू आर स्टडीइंग गुड इन कॉलेज, आप ध्यान देके पढ़ रहे हो, नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ राइटिंग द एग्जाम, सब पढ़ रहे हो, तो इट्स नॉट द मैटर ऑफ यू टू गो एंड डायरेक्टली सेट फॉर द इंटरव्यूज। बट आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो, बैठ के अच्छे से सुन रहे हो लेक्चर्स, या फिर जो भी नोट्स है आपका वो अच्छे से पढ़ रहे हो, आप समझ रहे हो क्या हो रहा है फैक्ट, मतलब अच्छे से क्या प्रोसेस चल रहा है उसमें, देन इट्स इजी फॉर यू टू एक्सप्लेन द इंटरव्यू आल्सो इन योर वर्ड्स कि ये सब पता है मुझे, ये सब आता है, या फिर आप उसको अच्छे से डीप में एक्सप्लेन कर सकते हो उसी में। सो मैंने अलग से कुछ प्रिपेयर नहीं किया ये सब चीज़, बस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एसक्यूएल मैंने थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर किया था अलग से। और डीएसए बैलेंस आउट करना, सो डीएसए आपको एवरीडे सॉल्व ही करना है, लीड कोड बोलो, लीड कोड जो भी आप करेगा, रोज 2-2 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने ही करने हैं। अगर आप फाइनल ईयर थर्ड ईयर में हो तो, सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर में हो तो यू कैन स्टार्ट विद 1 or 2 क्वेश्चंस डेली, बट आप थर्ड या फोर्थ ईयर में आ गए जब भी आपका प्लेसमेंट नियर अबाउट है, सो यू शुड गो फॉर 3 to 4 क्वेश्चंस एवरी डे, टारगेट ये रखना चाहिए आपका, सो यू कैन बैलेंस आउट थिंग्स इजीली। ओके, आपने डीएसए प्रैक्टिस में क्वांटिटी ज्यादा देखा या क्वालिटी पे ज्यादा फोकस किया? Okay, so DSA preparations में I think both the things are very important. How much you practice is the quantity part. So quantity is also important and also quality is very important. So आपका diversification चाहिए सब में. Not like आप arrays में एक ही pattern लेके बैठ गए. So you should know, उसमें भी अभी arrays में suppose linear regression हो गया, तो उसमें क्या आप सीधा array create कर रहे हो करें, पर उसमें अगर आपने constraints कर दिए कि आप hash map use कर रहे हो, hash set use कर रहे हो, तो ये सब उसमें कैसे एक वेरिएशंस आ गए नए नए, एरेस में बोलो, स्ट्रिंग्स में बोलो, सो आपको एक डाइवर्सिफाइड रेंज ऑफ क्वेश्चंस आपके प्रिपेयर्ड चाहिए, जिसमें एप्लीकेशंस ऑफ मल्टीपल थिंग्स लाइक हैश मैप, हैश सेट्स और ये सब चीजें आपके इंप्लीमेंट होनी चाहिए उसमें। सो यू कैन से बोथ क्वांटिटी एंड क्वालिटी बोथ आर इंपॉर्टेंट व्हाइल सॉल्विंग एंड प्रैक्टिसिंग डीएसए क्वेश्चंस। ओके, हैकाथॉन्स ने आपकी प्लेसमेंट में क्या रिएक्ट इम्पैक्ट किया? ओके, सो टू बी ऑनेस्ट आई थिंक हैकाथॉन्स और प्लेसमेंट से दोनों चीजें बहुत डिफरेंट है, दे डोंट हैव एनी ओवरलैप इन बिटवीन। ठीक है, आपके रेज्यूमे में एक चीज बढ़ जाता है कि आप अगर आप जीत रहे हो या फिर टॉप किसी अच्छे पोजीशन पे आ रहे हो हैकाथॉन में, देन इट्स गुड दैट इट रिफ्लेक्ट्स इन योर रेज्यूमे, बट आई डोंट थिंक इट डज रियली मैटर कि हैकाथॉन में आप पार्टिसिपेटिंग करो एंड देन डू लाइक विन और समथिंग, इट डजंट रियली मैटर फॉर प्लेसमेंट, बट द थिंग इज आपका एक प्रोजेक्ट बन जाता है उसमें, दैट्स द प्लस पॉइंट कि आप एक छोटे स्पैन ऑफ टाइम में you try to build a project. So उसमें आपका कैसा टाइम मैनेजमेंट हो गया, थोड़ा लीडरशिप क्वालिटीज आ गया, if you are the team member, टीम लीडर ऑफ योर टीम, आप मैनेज कर रहे हो अच्छे से कि कैसा क्या क्या काम कर रहे हो, ये सब सॉफ्ट स्किल्स आपके डेवलप हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। सो पार्टिसिपेशन और नेटवर्किंग इज वन थिंग व्हिच आल्सो हैपेंस इन हैकाथॉन्स, यू गो इन डिफरेंट प्लेसेस विद डिफरेंट पीपल, you have a wide audience there whom you can connect with, so आपको एक नेटवर्किंग वाला पार्ट बढ़ जाता है, आपका प्रोजेक्ट्स बन जाता है और आपको टाइम मैनेजमेंट लीडरशिप स्किल्स थोड़े समझ में आते हैं, so ये सॉफ्ट स्किल्स आपके डेवलप हो जाएंगे। बट इंटरव्यू में इसके बारे में मेरे को कभी पूछा नहीं हैकाथॉन्स वगैरह के बारे में। ओके, आपने अपने प्रोजेक्ट्स को इंटरव्यू में कॉन्फिडेंटली कैसे एक्सप्लेन किया, क्या स्ट्रेटजी थी आपकी? ओके, सो आई विल शेयर अ शॉर्ट स्टोरी ऑफ माय सेल्फ इन डेलॉयट इटसेल्फ। ये डेलॉयट में क्या हो गया था थोड़ा, सो मेरा इंटरव्यू पूरा बेस्ड था प्रोजेक्ट्स के ऊपर। ओके, स्टार्टिंग में मतलब अगर मेरा इंटरव्यू 1 घंटा चला है, ऑलमोस्ट 1 घंटे के अराउंड चला था, थोड़ा एक्सेड हो गया रहेगा, बट उसमें का 20 से 25 मिनट मेरा पूरा प्रोजेक्ट पे ग्राइंड किया। सो 50% टाइम ऑफ द इंटरव्यू वाज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, क्या प्रोजेक्ट बना है। सो वी स्टार्टेड विद द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इटसेल्फ, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्यों सिलेक्ट किया। ओके, ये सब क्वेश्चंस हम प्रिपेयर्ड नहीं रहते, हम क्या करते हैं, हम कोड पूरा देख के यहाँ पे मैंने ये इम्प्लीमेंट किया ये किया, हमें सब वर्कफ्लो पता है, ये पता है, पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट का इंस्पिरेशन कहाँ से आपका, ये प्रॉब्लम क्यों सॉल्व कर रहे हो,
इससे इम्पैक्ट क्या होगा, आपका ऑडियंस क्या क्या है इसमें. सो यू शुड नो ओवरऑल थिंग कि आप ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं, इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है, कि आप रियली एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं या नहीं. ओके, सो दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो व्हेन आई डिस्कस्ड हिम अबाउट माय प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड लाइक व्हाट वी आर गोइंग टू सॉल्व दैट, सो उसने मेरे को सीधा बोल दिया कि आप इसको कुछ सॉल्व तो नहीं कर रहे हो, यू आर जस्ट टेलिंग द यूजर कि आपको PCOS है या नहीं, जो हमारा प्रोजेक्ट था बस हम डिटेक्ट कर रहे हैं उसमें. एंड ही वाज लाइक यहाँ पे आप यूजर को एक एंड टू एंड सॉल्यूशन नहीं दे पा रहे हो कि यूजर उससे कुछ बेनिफिट कर पाए. डिटेक्ट तो वो किधर से भी जाके कर ले, तो उसको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए. सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में उसमें पूरा मैंने उनको बोला नहीं था कि हमारा एक जनरेटिव AI मॉडल भी है जिसमें हम उनको लाइफस्टाइल रिकमेंडेशन सब ये सब बताते हैं. सो मैंने उनको वो सब बाद में दिखाया कि ये भी मेरे प्रोजेक्ट्स में है कि लाइफस्टाइल रिकमेंडेशन भी आएगा, इसमें AI पावर्ड है, RAG बेस्ड है. सो उसमें कैसे कि यूजर कैन गो एंड आस्क द क्वेश्चंस, उसमें एक सेंटिमेंटल एनालिसिस भी हमने डाला है मेंटल वेलबींग के लिए. So if there are some parameters which the user think is like थोड़ा difficulty हो रहा है, उनको अच्छा नहीं दिख रहा है, so they can then consult a doctor. So उनको फिर वो सब देख के थोड़ा he was impressed by my projects. So main thing is you should be able to sell your project में कि आप solve क्या कर रहे हो, कैसे solve कर रहे हो. और second thing is you should be very aware of your code, आपने जो code लिखा है. So आजकल सब white coding use करते हैं, ChatGPT, Gemini, that's fine, completely fine, मैंने भी use किया है. बट द थिंग इज आपको पूरा एंड टू एंड पता होना चाहिए कि मैंने यहाँ पे API कॉल किया है, यहाँ पे RAG का मॉडल यूज किया है, फिर कभी डेटाबेस कहाँ पे यूज किया, कौन सा डेटाबेस यूज किया है, ये सब आपको डिटेल में पता होना चाहिए कि आपका वर्कफ्लो क्या है, प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर. ओके, थैंक यू मयंक, वैल्यूएबल एंड एक्सपीरियंस आप शेयर करने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर गोल. Yes, thank you Mir for inviting me for this podcast. I enjoyed a lot and I hope students will get a benefit of my experience. Definitely. They can anytime contact me. You can add my LinkedIn or contact details in the description. They can anytime contact me for any help in their business. Yes, thank you so much. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए. अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें. मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में एक रियल स्टूडेंट की रियल जर्नी के साथ. तब तक मेहनत करते रहिए, खुद पे भरोसा रखिए.